आईआईटी मुंबई का स्टूडेंट कृष्णमूर्ति हैदराबाद आ जाता है ये जानने के लिए कि उसके अंकल लापता कैसे हो गए। यहाँ पर जांच पड़ताल करने पर पुलिस के जरिए उसे पता चलता है कि उसके अंकल की मौत हो चुकी है। अब उसके अंकल रहस्यमय तरीके से कैसे लापता हो गए और उनको किसने मारा। तो दोस्तों, क्या कृष्णमूर्ति इस राज से पर्दा उठा पाएगा? यही देखेंगे हम आज की मिस्ट्री थ्रिलर कहानी में, जिसका नाम है आईआईटी कृष्णमूर्ति। ये एक बहुत ही जबरदस्त क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे देखने में आपको जरूर मजा आएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों, मेरा नाम है किरण और आप देख रहे हैं हॉरर बॉक्स हिंदी। अगर आपको भी ऐसे साउथ की मूवीज देखना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत में हमें एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक पुलिस इंस्पेक्टर जिसका नाम होता है जगन, वो एसीपी विनय वर्मा के पास एक फाइल लेकर आता है कुछ साइन वगैरह करने के लिए। मतलब कि 1 महीने पहले उनको एक डेड बॉडी मिली थी, लेकिन उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोई नहीं आया, जिस वजह से ये पुलिस वाले खुद ही उस डेड बॉडी का अंतिम संस्कार कर देते हैं और उसी की फॉर्मेलिटीज ये लोग पूरी कर रहे होते हैं। खैर, अब उसके अगले सीन में हमें हमारी कहानी की हीरोइन को दिखाया जाता है, जिसका नाम है जानवी। तो ये फिलहाल मुंबई में किसी कॉलेज में पढ़ रही होती है। अब उसके बाद हमारी कहानी के हीरो का इंट्रोडक्शन होता है, जिसका नाम है कृष्णमूर्ति, शॉर्टकट में कृष्णा, जो कि मुंबई से हैदराबाद आता है। यहाँ पर आने के बाद वो महेश बाबू नाम के एक शख्स के रूम पर किराए के तौर पर रहने लगता है। अब उसके अगले दिन एसीपी ये न्यूज देखता है कि जहाँ पर एक आदमी मिसिंग है, मतलब कि किसी ने इस आदमी की मिसिंग न्यूज पेपर में छपवाई होती है। अब ये न्यूज देखकर एसीपी अपने फोन में इस न्यूज को कैप्चर कर लेता है और जब वो पुलिस स्टेशन आता है तो वो एक कांस्टेबल को ऑर्डर देता है कि जिस भी आदमी ने ये न्यूज छपवाई है उस आदमी को जल्द से जल्द मेरे सामने लाओ। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जानवी भी हैदराबाद आ जाती है। दरअसल ये दोनों मुंबई की एक कॉलेज में पढ़ाई कर रहे होते हैं। तो कृष्णमूर्ति किसी काम से हैदराबाद आ जाता है और जानवी भी कृष्णा से मिलने के लिए हैदराबाद आ जाती है। तो इस तरह से दोस्तों, कहानी के दरमियान हमें इन दोनों के कुछ लव सीन दिखाए जाते हैं। खैर, अब उसके कुछ देर बाद में एसपी कृष्णा को पुलिस स्टेशन बुलाता है और उससे पूछता है कि क्या ये न्यूज तुमने ही छपवाई है। कृष्णा कहता है कि हाँ सर, ये न्यूज मैंने ही छपवाई है, ये मेरे अंकल की फोटो है, कुछ दिनों से मेरे अंकल कहीं पर लापता हो गए हैं। तो एसपी कृष्णा को डांटते हुए कहने लगता है कि अगर तुम्हारे अंकल मिसिंग हो चुके हैं तो तुम्हें पुलिस में कंप्लेंट लिखवानी चाहिए, ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली पेपर में न्यूज छपवा दो। अगर हमसे कुछ नहीं हुआ तब जाके तुम्हें ये न्यूज पेपर में छपवानी चाहिए। तो यहाँ पर कृष्णा उस एसपी को बताने लगता है कि सर, मुझे पुलिस पर जरा सा भी भरोसा नहीं है। रिसेंटली मेरे दोस्त की एक बाइक चोरी हो गई थी और उस बाइक के अंदर 10,000 रुपए भी थे, लेकिन पुलिस ने उस बाइक को ढूंढा ही नहीं, इसीलिए मैं खुद ही मेरे अंकल को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एसीपी कृष्णा को बताता है कि देखो कृष्णा, हर एक पुलिस वाला एक जैसा नहीं होता। और उसी तरह से अब एसीपी कृष्णा के बारे में पूछने लगता है। तो कृष्णा एसीपी को अपने बारे में बताता है कि उसका नाम कृष्णमूर्ति है और वो मुंबई में आईआईटी में पढ़ रहा है और यहाँ हैदराबाद में वो अपने अंकल को ढूंढने के लिए आया है, क्योंकि लास्ट टाइम पर उसके अंकल ने कृष्णा से कहा था कि वो हैदराबाद जा रहे हैं और उसके बाद से ही वो मिसिंग है। इसीलिए दोस्तों, कृष्णा हैदराबाद आकर अपने अंकल को ढूंढ रहा है। अब उसके बाद एसीपी कृष्णमूर्ति की कंप्लेंट ले लेता है। अब उसके बाद एक स्ट्रेंजर हर वक्त कृष्णमूर्ति को फॉलो करते रहता है। वो कहाँ पर जाता है, कहाँ रहता है, किसके साथ मुलाकात करता है, इसके बारे में सब कुछ नजर रख रहा होता है। लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये स्ट्रेंजर और कोई नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है और उस पुलिस वाले को एसीपी ने ही हायर किया था कृष्णमूर्ति पर नजर रखने के लिए। और ये जानने के बाद एसीपी मान लेता है कि कृष्णमूर्ति यहाँ पर सच ही बोल रहा है, मतलब कि कृष्णा अपने अंकल को ढूंढने के लिए यहाँ हैदराबाद आया है। अब उसके बाद एसीपी कृष्णमूर्ति को फिर से पुलिस स्टेशन बुलाता है और उसे बताता है कि कुछ दिन पहले हमें एक डेड बॉडी मिली है और उस डेड बॉडी के साथ हमें कुछ चीजें भी मिली थी। क्या तुम इन चीजों को चेक करके ये बता सकते हो कि ये तुम्हारे अंकल का सामान है या नहीं। अब कृष्णा उस सामान को देखकर तुरंत ही पहचान लेता है कि ये सामान तो उसके अंकल का ही है और उसी तरह से उसके अंकल को ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है, मतलब कि अस्थमा है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि उसके अंकल की ब्रीदिंग प्रॉब्लम की वजह से मौत हो गई। उसके बाद कृष्णा अपने अंकल को याद करके बहुत ज्यादा अफसोस करने लगता है, बहुत ज्यादा दुखी होने लगता है। खैर, अब उसके दूसरे दिन कृष्णा फिर से एसीपी के पास आकर उसे ये बताता है कि सर, मेरे अंकल की कैजुअल मौत नहीं हुई है, मेरे अंकल को किसी ने मारा है, उनका मर्डर किया है। क्योंकि कल रात जब मैं सोने ही वाला था कि तभी मुझे एक अननोन नंबर से कॉल आया और वो फोन वाला मुझे डराने धमकाने लगा। उसने कहा कि तुम्हें पता चल चुका है ना कि तुम्हारे अंकल की मौत कैसे हुई है, अब तुम यहाँ से चले जाओ, डायरेक्टली मुंबई चले जाओ। लेकिन यहाँ पर एसीपी कृष्णा की बातों पर जरा सा भी भरोसा नहीं करता। एसीपी को लगता है कि ये कृष्णा का वहम होगा। तो अब यहाँ पर एसीपी को यकीन दिलाने के लिए कृष्णा अपने फोन पर जो अननोन नंबर से कॉल आया था उस नंबर को एसीपी को दिखाने लगता है।
लेकिन ऑफ कोर्स वो नंबर स्विच ऑफ रहता है। उसके बाद एसीपी अपने एक आदमी जगन से कहता है कि तुम कृष्णा का फोन ट्रैकिंग पर रखो। तो अब कृष्णा जब पुलिस स्टेशन के बाहर जाता है तो एक लाल गाड़ी कृष्णा को फॉलो करने लगती है और बीच रास्ते में उसका एक्सीडेंट करने की कोशिश करती है। अब कृष्णा पलटकर उस कार के ड्राइवर को देखने की कोशिश करता है, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वो उस ड्राइवर का चेहरा देख नहीं पाता और कृष्णा यहाँ पर किसी तरह से उस कार से बच जाता है। वो कार वहां से चली जाती है और यहाँ पर कृष्णा घबराते हुए फिर से एसीपी के पास आता है और एसीपी को यही बताने लगता है कि मुझे अभी भी किसी ने मारने की कोशिश की। लेकिन फिर भी एसीपी को कृष्णा की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तो अब उस एसीपी को यकीन दिलाने के लिए कृष्णा उस सिग्नल के पास जो कैमरा होता है उसका सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगता है और सच में एक रोड पर कृष्णा को मारने की कोशिश की गई थी। जब उस गाड़ी के नंबर को झूम किया जाता है तो बाद में पुलिस वालों को पता चलता है कि उस गाड़ी का नंबर तो फेक है। तो तब जाके एसीपी को पूरा यकीन हो जाता है कि कृष्णा को कोई सच में मारने की कोशिश कर रहा है और उसी तरह से उसके अंकल की भी नॉर्मल डेथ नहीं हुई थी, उसके अंकल का किसी ने मर्डर किया है। अब एसीपी कृष्णा को सावधान रहने के लिए कहता है, लेकिन तभी यहाँ पर एसीपी को भी एक अननोन नंबर से कॉल आता है और वो स्ट्रेंजर एसीपी को धमकाने लगता है कि अगर तुमने इस केस को नहीं छोड़ा तो तुम्हारे यहाँ से ट्रांसफर किसी दूसरी जगह पर हो जाएगा और अगर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए तो वो भी हमें बता दो, मैं तुम्हारे लिए पैसे भिजवा दूंगा, लेकिन बस तुम इस केस को छोड़ दो। लेकिन दोस्तों ये एसीपी एक सीनियर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, तो वो उल्टा उस स्ट्रेंजर को वार्निंग देने लगता है कि मैं तुम्हें जल्द से जल्द पकड़ लूंगा, तुम मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। अब उसके दूसरे दिन कृष्णा कहीं पर जा रहा होता है तो दो गुंडे आकर कृष्णा पर सडनली हमला कर देते हैं, लेकिन बाद में उन दोनों गुंडों को ये बात पता चलती है कि जिस शख्स को वो मारने के लिए आए थे वो ये शख्स नहीं है, वो तो कोई अलग है और कृष्णा अलग है। तो वो गुंडे फौरन घबराते हुए वहां से भाग जाते हैं। अब उसके बाद कृष्णा को एक अनजान आदमी कॉल करता है और कहता है कि सर मैंने इस पोस्टर वाले आदमी को कहीं देखा है, लेकिन कृष्णा रॉन्ग नंबर कहकर उस फोन को कट कर देता है। अब उसके थोड़ी देर बाद एक और बंदा उसे कॉल करता है और वो भी यही कहने लगता है कि सर मैंने इस पोस्टर वाले इंसान को कहीं देखा है। तो अब इसी बात का पता करने के लिए वो कृष्णा उस एरिया के अंदर जाता है। तो यहाँ पर इस एरिया में सारी दीवारों पर कृष्णा की फोटो लगी हुई थी, मतलब कि किसी ने कृष्णा के मिसिंग पैम्पलेट छपवा दिए थे। अब ये देखने के बाद कृष्णा शॉक रह जाता है और वो एसीपी के पास चला जाता है। एसीपी कृष्णा को बताता है कि वो लोग तुम्हें इंटेंशनली हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे कि तुम साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब हो जाओ और इस शहर को छोड़कर मुंबई चले जाओ। कल रात एक पुलिस वाले ने एक बंदे को देखा था जो उन पोस्टर को चिपका रहा था, लेकिन अफसोस वो बंदा पुलिस के हाथों से बचकर निकल गया, लेकिन बच के जाएगा कहा, हम उसे पकड़ लेंगे। अब उसके कुछ देर बाद कृष्णा यहाँ पर किसी कैफे में बैठा हुआ होता है, तभी उसी वक्त उस कैफे में दो गुंडे आते हैं, वहीं जो पिछली बार अनजाने में कृष्णा को मारने के लिए आए थे, लेकिन इस बार उन दोनों गुंडों का टारगेट कृष्णा ही होता है। जब कृष्णा उस कैफे से बाहर जाता है तो वो दोनों ही कृष्णा को फॉलो करने लगते हैं। वो दोनों मौका ढूंढ रहे थे कि कब मौका मिले और वो कृष्णा को मार दे, लेकिन तभी उन दोनों के सामने कोई दूसरी बाइक आ जाती है जिस वजह से कृष्णा वहां से बचकर निकल जाता है और कृष्णा को बिल्कुल भी पता नहीं चलता कि वो दोनों उसे मारने के लिए आए थे। अब उसके बाद में हमें पता चलता है कि उन दोनों गुंडों को हायर करने वाला एक बंदा है और इसका नाम क्या है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगा। वो आदमी उन दोनों गुंडों को डांटने लगता है कि तुम दोनों के हाथ में एक बहुत ही बढ़िया चांस था, लेकिन तुमने उसे गवा दिया और अगर ये बात कृष्णा को पता चल गई तो वो अलर्ट हो जाएगा। लेकिन ये दोनों गुंडे उस आदमी से कहते हैं कि सर प्लीज हमको एक और चांस दीजिए, इस बार हम कृष्णा को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, वो हमारे हाथों से बच नहीं पाएगा। उसके बाद जब ये दोनों गुंडे एडवांस मांगते हैं तो वो बंदा उन दोनों को एक विजिटिंग कार्ड देता है और कहता है कि अगर तुम दोनों ने मेरा काम कर दिया तो तुम दोनों इस एड्रेस पर पहुंच जाना, तुमको तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। अब उसके बाद दूसरे दिन जब कृष्णा किसी मॉल में आता है तो यहाँ पर दो गुंडे कृष्णा पर हमला करने लगते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह से उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर इत्तेफाक से वो एसीपी आ जाता है और उन दोनों गुंडों को गिरफ्तार कर लेता है। उन गुंडों को पुलिस स्टेशन ले जाकर उनकी बहुत ही अच्छी तरीके से कुटाई करता है और उनको सच बताने के लिए कहता है कि तुम्हें यहाँ पर इसे मारने के लिए किसने भेजा था। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा मार खाने के बाद वो गुंडे एसपी को बताते हैं कि उन लोगों को ये डील किरण नाम का एक आदमी है जो रामनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी में काम करता है, उसने डील उन्हें दी थी। लेकिन वो एसपी इन लोगों की बातों पर यकीन नहीं करता, तो उसको यकीन दिलाने के लिए वो लोग उस विजिटिंग कार्ड को उसे देते हैं। तो इंस्पेक्टर देखता है कि सच में वो विजिटिंग कार्ड राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी का होता है। अब उसके बाद क्या था, एसीपी किरण को बुलाकर पुलिस स्टेशन में पूछताछ करने लगता है। तो वो बंदा बताने लगता है कि उसका नाम किरण है और राजनाथ ग्रुप ऑफ कंपनी में जो एमडी है जिसका नाम स्वामीनाथ है वो उसका पीए है। तभी वहां पर उन दोनों गुंडों को बुलाया जाता है और यहाँ पर कृष्णा भी मौजूद होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर शॉकिंगली वो दोनों गुंडे किरण को देखकर एसपी को बताते हैं कि
सर, जिसने हमको डील दी थी वो ये आदमी नहीं है, ये तो कोई अलग ही आदमी है। खैर, अब पूछताछ करने के बाद वो दोनों गुंडे किरण को उस विजिटिंग कार्ड को दिखाते हैं। तो वो उस कार्ड को देखकर एसपी को बताने लगता है कि सर, ऐसे विजिटिंग कार्ड तो कई सारे लोगों के पास होते हैं और इन विजिटिंग कार्ड को देखकर आप मुझे इसे जेल में नहीं बुला सकते। और इस विजिटिंग कार्ड के ऊपर श्रीनिवास राव कहकर लिखा होता है। अब उसके बाद हम देखते हैं कि किरण अंदर तो बहुत ज्यादा कूल था, लेकिन जैसे वो बाहर आता है वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसी तरह से उसके पसीने छूटने लगते हैं। अब वहां से सीधा किरण अपनी कंपनी में आता है और अपने ऑडिटर को सारी बातें बताने लगता है कि उसने कंपनी के विजिटिंग कार्ड पर श्रीनिवास राव का नाम लिखा है। तो अब इन दोनों की बातों से हमें ये पता चलता है कि इन दोनों लोगों ने जरूर कुछ न कुछ कांड किया है और ये दोनों किसी बात को छुपा रहे हैं। उसके बाद ऑडिटर किरण को बताने लगता है कि मैं ये मामला यहीं पर सेटल कर दूंगा और ये बात बॉस को पता नहीं चलनी चाहिए। तो दूसरे दिन हम देखते हैं ऑडिटर कृष्णा के पास जाकर उसे कहने लगता है कि तुम इस केस को विड्रॉ कर लो। अगर तुमने पुलिस पे भरोसा किया तो पुलिस तुम्हारा काम बिल्कुल भी नहीं करेगी। ऐसे कामों को खुद ही आगे बढ़ाना चाहिए, इसलिए तुम पुलिस स्टेशन जाकर अपने केस को विड्रॉ कर लो। लेकिन दोस्तों, देखते ही देखते कृष्णा उस ऑडिटर को एसीपी के पास लेकर आता है और उसी वक्त कृष्णा उस कार से नीचे उतरकर उस कार के अंदर एसीपी बैठता है और वह एसीपी उसे पुलिस स्टेशन लेकर आता है। पुलिस स्टेशन लाने के बाद एसीपी उस ऑडिटर से पूछता है कि कल तुम्हारा पीए यहाँ पर आया था और उसने हम लोगों से कहा कि कृष्णमूर्ति के केस के साथ तुम्हारा कोई भी संबंध नहीं है, लेकिन आज तुम कृष्णा से मिलकर इस केस को विड्रॉ करने के लिए क्यों कह रहे थे। इस तरह से एसीपी उस ऑडिटर से पूछताछ करने लगता है, लेकिन वो ऑडिटर इतना ढीठ होता है कि वो अपना मुंह ही नहीं खुलता, उसके मुंह से एक शब्द भी बाहर नहीं निकलता। अब उसी वक्त कमिश्नर एसीपी को कॉल करता है और उसे बताने लगता है कि क्या तुम्हारे पास पक्का सबूत है। जब तुम कभी भी बड़े आदमियों को गिरफ्तार करते हो तो तुम्हारे पास पक्का एविडेंस होना चाहिए और अगर ऐसा नहीं है तो उसे जाने दो। अब ये बात सुनने के बाद बेचारा एसीपी उस ऑडिटर को छोड़ देता है। अब इसके बाद हम इसी कंपनी के एमडी को देखते हैं जो कि बाहर आता है और इसका नाम होता है स्वामीनाथन। वो एमडी अपने ऑडिटर को और पीए को कहने लगता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन तुम दोनों अपना मुंह बंद रखना और बाकी का मैं सब कुछ संभालूंगा। मतलब कि इन तीनों ने कुछ कांड किया होता है और उसी घटना को ये लोग कवरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एसीपी उस ऑडिटर को बिना वजह ही गिरफ्तार करते रहता है। बार बार उसे पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन बुलाता रहता है। जैसे कि वो ऑडिटर अपनी कार से कहीं जा रहा होता है तो वो उसे किसी न किसी केस में फंसाकर पुलिस स्टेशन लेकर आता है और उससे पूछताछ करने लगता है। एसीपी उस ऑडिटर को डिस्टर्ब करते रहता है। अब ऐसे एक दिन जब वो ऑडिटर को पूछताछ करने के लिए बुलाता है और पूछता है कि बताओ तुमने कृष्णा पर हमला क्यों किया और तुम लोगों ने कृष्णा के अंकल को क्यों मारा। तो यहाँ पर ऑडिटर एसीपी को बताने लगता है कि सर, हमने किसी पर भी हमला नहीं किया है और हमने किसी का भी मर्डर नहीं किया है, लेकिन हमने श्रीनिवास नाम के एक आदमी को फ्रॉड में फंसा दिया और उसी को हम कवरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद ऑडिटर एसीपी को जो कुछ भी हुआ उसके बारे में बताने लगता है और उसके अगले सीन में श्रीनिवासन राव का इंट्रोडक्शन होता है। अब यहाँ पर श्रीनिवास हमेशा राजनाथ कंपनी में आता रहता उस कंपनी के एमडी से मुलाकात करने के लिए, मतलब कि स्वामीनाथन से, लेकिन वो एमडी श्रीनिवास को अपना अपॉइंटमेंट ही नहीं दे रहा होता है, जिसकी वजह से श्रीनिवासन कंपनी के चक्कर लगाता रहता है। अब श्रीनिवासन राव के बारे में बताया जाए तो श्रीनिवासन एक स्कूल को चलाता है जहाँ पर काफी सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। अब ये एक अनाथ स्कूल होता है और ऑफ कोर्स ऐसे स्कूल को चलाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। तो श्रीनिवासन राव बड़े बड़े कंपनी के पास जाकर उनसे फंड कलेक्ट करते रहता है ताकि अपने स्कूल को चला सके। तो अब एक दिन उसी एमडी को यह बात पता चलती है कि आईटी डिपार्टमेंट इनकी कंपनी के ऊपर रेड करने वाली है। तो ये बात जानने के बाद वो अपने ऑडिटर से कंपनी के सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर देता है, लेकिन बाद में पता चलता है कि आईटी डिपार्टमेंट एक्चुअली कंपनी के ऊपर नहीं बल्कि उस एमडी के घर में रेड मारने वाली है। और उसी तरह से स्वामीनाथन के घर पर तकरीबन 150 करोड़ रुपए होते हैं जो आईटी डिपार्टमेंट हासिल कर लेती है और ऑफ कोर्स ये तो ब्लैक मनी होता है। अब ये सुनने के बाद एमडी तो परेशान हो जाता है। तो तभी यहाँ पर ऑडिटर एमडी को एक छोटा सा सॉल्यूशन बताने लगता है और वो सॉल्यूशन ये है कि इंडिविजुअल फाइनेंस, मतलब कि जब कंपनी को कुछ पैसों की जरूरत होती है तो कंपनी बैंक से लोन लेने की बजाय किसी पर्सन से भी लोन ले सकती है और उन लोगों को बस उस पर्सन के बारे में बताना होगा जिससे इन लोगों ने लोन लिया है। तभी यहाँ पर श्रीनिवासन राव फिर से उस कंपनी में आता है उस कंपनी के एमडी से मुलाकात करने के लिए, लेकिन अब यहाँ पर श्रीनिवासन का नाम सुनते ही ऑडिटर श्रीनिवास को अंदर बुला लेता है, उसके सामने एक पेपर रखता है और श्रीनिवासन राव उस पेपर को बिना पढ़े उसके ऊपर साइन कर देता है। ये लोग श्रीनिवास को बताते हैं कि हम लोग तुम्हारे स्कूल के लिए 4 लाख रुपए दे रहे हैं डोनेशन के तौर पर। हालांकि उस पेपर में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। उस पेपर में ऐसा लिखा होता है कि श्रीनिवासन राव ने इनकी कंपनी को 150 रुपए का फाइनेंस दे दिया था। अब उन पेपर्स पर साइन करने के बाद ऑडिटर श्रीनिवास को बताने लगता है कि आप कल आकर अपना चेक ले जाइए क्योंकि हमें कंपनी के कुछ रूल्स होते हैं
और उसके अलावा कुछ फॉर्मेलिटी भी कंप्लीट करनी होती है, इसीलिए आप कल आकर 4 लाख रुपए ले जाइए। अब श्रीनिवासन वहां से चला जाता है और तभी वहां पर आईटी डिपार्टमेंट के लोग आते हैं और इस कंपनी के एमडी से 150 करोड़ रुपए के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो ऑडिटर आईटी डिपार्टमेंट को उन पेपर को दिखाते हुए कहता है कि हमने श्रीनिवासन नाम के एक आदमी से 150 करोड़ रुपए उधार के तौर पर लिए है। अगर आपको मनी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है तो आप उस आदमी से पूछताछ कर सकते हो। तो ऑफ कोर्स वो आईटी डिपार्टमेंट वाले फौरन श्रीनिवास के घर पर आ जाते हैं और श्रीनिवासन से 150 करोड़ रुपए के बारे में पूछने लगते हैं। अब यहाँ पर श्रीनिवासन राव के पास कोई भी जवाब नहीं होता और यहाँ पर आईटी डिपार्टमेंट समझ लेती है कि श्रीनिवासन राव स्कूल के नाम पर फ्रॉड कर रहा है, दूसरे कंपनी का फाइनेंस पे कर रहा है। मतलब कि यहाँ पर श्रीनिवास के ऊपर फ्रॉड का इल्जाम लग जाता है और वो जेल चला जाता है। और दोस्तों इस तरह से वो ऑडिटर यहाँ एसीपी को सारी बात बताता है। तो वहां से बाहर आने के बाद एसीपी कृष्णा को बताने लगता है कि वो लोग एक्चुअली तुम्हारे अंकल के बारे में कुछ भी नहीं जानते, लेकिन उन्होंने श्रीनिवासन राव इस नाम के बंदे को फ्रॉड के केस में फंसा दिया। तो पहले हमें श्रीनिवासन राव को बाहर निकलना होगा, शायद श्रीनिवासन को पता हो सकता है तुम्हारे अंकल के बारे में। उसके बाद वो एसीपी स्वामीनाथन को भी गिरफ्तार कर लेता है और उसके बाद श्रीनिवासन राव जेल से रिहा हो जाता है। अब यह घटना होने के बाद एसीपी कृष्णा को कॉल करने लगता है, लेकिन यहाँ पर शॉकिंगली कृष्णा का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। उसके बाद वो एसीपी कृष्णा के एड्रेस पर चला जाता है, लेकिन वहाँ पर महेश बाबू उस एसीपी को बताता है कि दरअसल कृष्णमूर्ति कब का इस रूम को छोड़कर अपने गांव चला गया, मतलब कि मुंबई चला गया। और जाते जाते उसने महेश बाबू से कहा था कि वो जिस काम से यहाँ पर आया था वो कंप्लीट हो चुका है। और ये सुनने के बाद तो एसीपी शॉकी रह जाता है। वो सोचता है कि लेकिन कृष्णमूर्ति का काम तो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो उसके अंकल का क्या हुआ ये अभी तक हमको पता नहीं चला है। और अब यही बात जानने के लिए एसीपी श्रीनिवासन राव के पास जाता है उसके स्कूल में। और वहां पर जाने के बाद एसीपी कृष्णमूर्ति का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट देखता है और श्रीनिवासन राव एसीपी को बताने लगता है कि इसका नाम कृष्णमूर्ति है, अब तक फिलहाल ये आईटी का स्टूडेंट है और बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। कि तभी वहां पर एक बंदा आता है जिसने कुछ दिन पहले उन दोनों गुंडों के साथ डील किया था कृष्णमूर्ति को मारने के लिए, और इस बंदे का एक्चुअल नाम होता है सिद्धार्था। और दोस्तों यहाँ पर आकर इस कहानी के असली पत्ते खुलते हैं। यहाँ पर एक बहुत बड़ा सस्पेंस रिवील होता है और मैं आपको इस मूवी की एंडिंग बता देता हूँ। दरअसल कृष्णमूर्ति एक अनाथ बच्चा होता है, उसको पता नहीं था कि उसके माँ बाप कौन है। वो कहीं पर भी खा लेता और कहीं पर भी सो जाता, लेकिन तभी उसकी जिंदगी में श्रीनिवासन राव आया और श्रीनिवासन राव ने कृष्णा को अपने स्कूल में जगह दे दी, उसे पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा और बड़ा किया। अब जब कृष्णमूर्ति बड़ा हुआ और उसे कॉलेज से जब भी हॉलिडेज मिलते वो फौरन अपने स्कूल में आ जाता श्रीनिवास से मिलने के लिए। इसी तरह से एक दिन कृष्णा श्रीनिवास से मिलने के लिए आया था, लेकिन तब उसे पता चला कि श्रीनिवास को जेल हो चुकी है, उसको किसी ने झूठे केस में फंसा दिया है। तो यहाँ पर सिद्धार्था कृष्णा को उस एसीपी के बारे में बताता है कि विनय वर्मा नाम का एक बहुत ही सिंसियर ऑफिसर है और इसीलिए अभी दोनों प्लान बनाते हैं कि ये लोग एसीपी के जरिए श्रीनिवासन राव को बाहर निकालेंगे। उसके बाद कृष्णमूर्ति अपना प्लान स्टार्ट करता है। कृष्णमूर्ति अपने झूठे अंकल को किडनैप कर लेता है और उसकी एक फोटो अखबार में छाप देता है और वो उस अखबार को स्पेशली एसीपी के घर पर डाल देता है ताकि एसीपी उस न्यूज को पढ़े और उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर इस केस को सॉल्व करने की कोशिश करे। तो ऑफ कोर्स कृष्णमूर्ति के प्लान के हिसाब से ही वो एसीपी कृष्णमूर्ति को अपने पुलिस स्टेशन बुलाता है। और दोस्तों यहाँ पर सच बताया जाए तो कृष्णमूर्ति का कोई भी अंकल नहीं होता। उस वक्त कृष्णा ने उस सिचुएशन को देखकर अंकल का बहाना बनाया था और उसी तरह से कृष्णा के ऊपर जो कार से हमला हुआ था वो कार से हमला करने वाला और कोई नहीं बल्कि सिद्धार्थ होता है। मतलब कि वो लोग हमला करने का नाटक कर रहे थे ताकि एसीपी को कृष्णमूर्ति के ऊपर यकीन हो जाए कि कोई कृष्णमूर्ति के ऊपर हमला कर रहा है और उसकी जान खतरे में है। अब एसीपी को और भी ज्यादा यकीन दिलाने के लिए कृष्णा ने ही एसीपी को कॉल किया था और उसे धमकी दी थी कि इस केस को छोड़ दे। और ये सब कुछ जानने के बाद एसीपी ने कृष्णा के केस पर भरोसा किया। और तो और दोस्तों कृष्णमूर्ति ने खुद से ही अपने मिसिंग के पैम्पलेट दीवारों पर चिपकाए थे। मतलब कि कृष्णमूर्ति ने ये सब कुछ एसीपी को यकीन दिलाने के लिए किया था। उसके बाद कृष्णमूर्ति ने फेक इनविटेशन कार्ड बनाया जिसमें श्रीनिवासन राव का नाम लिखा हो और उस विजिटिंग कार्ड को सिद्धार्था के थ्रू उन दोनों गुंडों को दे दिया और उस तरह से उन दोनों गुंडों ने श्रीनिवास के ऊपर हमला किया था। उसके बाद क्या था, एसीपी ने उस ऑडिटर के मुंह से सारा सच उगलवा लिया और एक्चुअली कृष्णमूर्ति यही चाहता था। सिंपल तरीके से बताया जाए तो कृष्णमूर्ति ने उस एसीपी को डाइवर्ट करके अपने केस पर लाया ताकि वो एसीपी श्रीनिवासन राव के केस को इन्वेस्टिगेट करे और सच क्या है उसे बाहर निकाले। अगर कृष्णमूर्ति ऐसे ही एसीपी के पास जाता तो वो एसीपी कृष्णमूर्ति की बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं करता। अब उसके बाद में हम देखते हैं कि एसीपी मुंबई में आ जाता है कृष्णमूर्ति से मिलने के लिए। वो यहाँ पर आकर कृष्णमूर्ति की तारीफ भी करने लगता है और उसे डांटने भी लगता है कि तुमने अपना काम कंप्लीट करने के लिए डिपार्टमेंट को बेवकूफ बनाया।
और फाइनली हमें ये बात पता चलती है कि सच को सच साबित करने के लिए कभी कभी झूठ का सहारा लेना पड़ता है। और दोस्तों इसी मैसेज के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये बेहतरीन कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।